हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मनीषा वैद्य। आज का वीडियो 1.2 ऑन सेइंग प्लीज पर एक डिस्कशन है जो 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस से लिया हुआ है। ये लेसन एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर द्वारा लिखा हुआ है। उनकी जीवन यात्रा 1865 से लेकर 1946 तक रही। वो एक जर्नलिस्ट, एडिटर और राइटर थे, यानी उनके कार्यकाल में वो एक पत्रकार, संपादक और लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी अनेक खूबसूरत रचनाओं में से ऑन सेइंग प्लीज एक ऐसा पाठ है जो हमारे जीवन के सच्चाई को और नैतिक मूल्यों को प्रकाशित करता है। इट मीन्स द मेन फोकस ऑफ दिस लेसन इज ऑन मॉरल वैल्यूज, इट्स इम्पोर्टेंस एंड इट्स बेनिफिट्स. The writer was a strong believer that good manners are as infectious as bad manners are. एल्फ्रेड गार्डिनर एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, एक दृढ़ विश्वासी थे इस बात के कि अगर असभ्यता, अनसिविलिटी किसी बीमारी, किसी संसर्ग की तरह फैल सकती है तो सिविलिटी यानी सभ्यता भी खुशबू की तरह फैलकर लोगों का और समाज का कल्याण कर सकती है। अगर आपसे कोई बदतमीज होकर पेश आए, अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे तो आपको समझाना नहीं पड़ता कि आप भी उसके साथ बदतमीज़ हो जाओ। आप भी उसके नकारात्मकता का, निगेटिविटी का जवाब निगेटिविटी से ही देते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर आप हमेशा अच्छे बने रहते हो, सिविल रहते हो, सभ्यता से पेश आते हो, आप बदतमीज़ नहीं होते सामने वाले की तरह जो अटैकर है, वो एक दिन आप जैसा ही बन जाता है। मैं ये नहीं कहती कि वो हर एक के साथ अच्छा बना रहेगा या संत महात्मा बनकर बना रहेगा, नहीं, एटलीस्ट विथ यू, सिर्फ आपके साथ, क्योंकि आप अच्छे हो, उसके लिए आप अच्छे बने रहते हो उससे, इसीलिए वो आपके साथ भी सिविल यानी सभ्यता से आइंदा पेश आएगा। शुरुआत में तो वो आपका मजाक उड़ा सकता है या फिर आपका अपमान कर सकता है कि इसे लड़ना नहीं आता। अगर मैं उस पर अटैक करता हूँ तो ये तो मुझ पर रिटेलिएट नहीं करता है। मैं अगर उसको इंसल्ट कर रहा हूँ, उसका अपमान कर रहा हूँ, तो ये बदले में मुझे कोई जवाब नहीं देता। ये मानकर वो आपकी आलोचना करेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि ये शायद से कमज़ोर है। लेकिन होता ऐसे है कि अगर आप हमेशा अपने संस्कारों का पालन करते हो तो आप कमज़ोर नहीं होते हो असल में। आप अगर ऐसी फालतू चीज़ों पर, ऐसी बदतमीज़ी पर रिएक्ट नहीं करते हो तो धीरे धीरे जो है, जो अटैकर होते हैं, जो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, उनका जो मोराल है, उनका जो मनोबल है, वो गिर जाता है और धीरे धीरे वो आपको समझने लगते हैं, आपको समझते हैं और अपने आप को भी समझने लगते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि मैं कितना क्रूर हूँ, मैं कितना निष्ठुर हूँ कि मैं इससे बदतमीज़ी से पेश आ रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो हमेशा मेरे साथ अच्छा ही बना रहता है। और इस तरीके से उस व्यक्ति में, उस अटैकर में, उस बदतमीज़ इंसान में धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये परिवर्तन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब इस वक्त को होने में ज़रा वक्त लगता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो बैड मैनर्स होते हैं, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उन्हें फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनके फैलाव में या फिर उनको उस चीज़ के लिए परिवर्तन होने में ज़रा समय लगता है। लेकिन होने वाला जो असर होता है, होने वाला जो प्रभाव होता है, वो कायम स्वरूपी होता है। यानी हर वक्त लड़ाई करके हर जंग जीती नहीं जा सकती। बुराई पर हमेशा अच्छा ही ने ही विजय हासिल की है और इस बात की गवाही हमारे इतिहास में भी है। इस लेसन में दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल एक एंग्री यंग लिफ्टमैन का है और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो बस कंडक्टर का है, जो बहुत विनम्र है, हम्बल है। उसे कोई परवाह नहीं है कि यात्री झगड़ालू है या प्यारे हैं। वो अपने आप को हमेशा विनम्र बनाए रखता है और अपनी ड्यूटी के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ वो मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिकता का भी ख्याल रखता है। इन दो एग्जाम्पल्स के साथ राइटर ने हमसे एक डिस्कशन किया हुआ है और साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि ये जो संस्कार होते हैं, ये जो सभ्यता होती है, वो हमें अपने मज़हब से मिलती है। अब वो चाहे कोई भी मज़हब हम फॉलो करते हो, किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, ये मज़हब हमें देती है ये संस्कार, ये सभ्यता की सीख हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी मिलती है
और हमें अपने शिक्षकों यानी टीचर्स से भी हासिल होती। और यही संस्कार, यही संस्कृति, ये सभ्यता, ये सिविलिटी, ये नैतिक मूल्य, ये मोरालिटी जो है हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव करते हैं। Along with these two discussions, I would like to mention that two types of mechanism always work in our society. Number one is a moral value, जो संस्कार है, नीति मूल्य हैं, उनका गहरा असर होता है हमारे समाज पर। नंबर सेकेंड, आवर जुडिशरी सिस्टम, हमारी न्यायपालिका, हमारी न्याय प्रणाली, कायदा कानून आप जिसे कह सकते हो। The former one is very ancient and sacred as compared to the latter one, but the latter one has some restricted scope and the former one has a wide ambit. Irrespective of its scope, we cannot deny this fact that these two mechanisms are for the assurance of betterment of individual and our society. ये दोनों जो प्रणाली है, ये जो दोनों मैकेनिज़म्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे संस्कार जो काफ़ी प्राचीन है और पवित्र है, जो न्याय प्रणाली से भी पहले अस्तित्व में थे, एग्जिस्टेंस में थे, और ये हमारी जुडिशरी सिस्टम जो थोड़ी इसका जो फैलाव है, इसका जो विस्तार है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये दोनों ही मैकेनिज़म्स, दोनों ही प्रणाली हमारे समाज के कल्याण हेतु बनाई गई है। Talking about its theme, its morality, courtesy, civility, control and responsibility. Now let's move toward the example number 1, which is of the lift man. इस लेसन की शुरुआत एक इंसिडेंट, एक वाकया से होती है, जहां एक नौजवान लिफ्टमैन एक पैसेंजर को लिफ्ट से धक्के मारकर बाहर कर देता है। अब मसला क्या है? होता कुछ ऐसे है कि ये बिगड़े मिजाज वाला जो पैसेंजर है लिफ्टमैन को रूडली कहता है टॉप, यानी मुझे ऊपर ले चल। उस पर लिफ्टमैन की गुजारिश सिर्फ इतनी ही होती है कि तुम टॉप के साथ प्लीज़ इस शब्द का इस्तेमाल करो, लेकिन पैसेंजर इस शब्द को, इस रिक्वेस्ट को, इस गुजारिश को ठुकरा देता है। लिफ्टमैन को गुस्सा आता है और लिफ्टमैन जो है इस पैसेंजर को धक्के मारकर लिफ्ट से बाहर कर देता है। और अगले ही दिन लिफ्टमैन पर कंप्लेंट रजिस्टर होती है और कॉम्पेंसेशन भी उसे देना पड़ता है। यहाँ पर लिफ्टमैन सही होकर भी, सही इस बात के लिए कि किसी से रिस्पेक्ट की अपेक्षा करना गलत बात नहीं है, इसीलिए लिफ्टमैन सही था, लेकिन वो सही होकर भी गलत साबित क्यों हुआ? क्योंकि आखिर में उसने एक गलती कर दी, उस पैसेंजर के साथ वो शारीरिक हमला या शारीरिक हिंसा कर बैठा। अब ये सोचो ऐसा मैटर एग्जैक्टली हुआ क्या होगा? अब जितने लोग उतने नैरेटिव सामने आएंगे। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि पैसेंजर सही है, लिफ्टमैन को सॉरी प्लीज़ अगर नहीं कहेंगे तो क्या वो लिफ्ट ऑपरेट नहीं करेगा? अपनी ड्यूटी तो उसे करनी है। तो कुछ लोग कहेंगे कि लिफ्टमैन से हमें भाई सिंपैथी है, हमदर्दी रखते हैं हम उसके साथ, क्योंकि उसकी तो सिर्फ इतनी ही गुजारिश थी कि वो मुझे प्लीज़ कहे, मुझे रिस्पेक्ट दे। वैसे देखा जाए तो घर में अगर कोई पालतू जानवर भी हम पिछले 2 दिन से अगर पाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसके साथ हमें हमदर्दी हो जाती है, उसके साथ हमें लगाव हो जाता है, हम उसे भी रिस्पेक्ट देते हैं उस जानवर को। लेकिन यहाँ लिफ्टमैन तो था इंसान ही, तो उसके साथ ये हमदर्दी क्यों नहीं, उसके साथ ये रिस्पेक्ट, ये लगाव क्यों नहीं हुआ? बदतमीज़ी वहाँ पर क्यों हुई? खैर, एज मैनी ओपिनियंस एज अ नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग उतनी बातें यहाँ पर बनाई जाएंगी। कोई हमदर्दी रखेगा पैसेंजर से तो कोई हमदर्दी रखेगा लिफ्टमैन से। राइटर कहते हैं, डिसकर्टेसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस सो इट इज़ नॉट पनिशेबल। असभ्यता कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन जो शारीरिक असॉल्ट है, जो शारीरिक हिंसा है, वो दंडनीय है। राइटर हमें यहाँ पर एक बर्गलर, चोर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि यदि आपके घर में कोई चोर घुस आए, अब ये चोर अगर आपके घर में घुसता है तो वो किसी सद्भावना के तहत नहीं घुसेगा, और ये चोर घुसने के बाद आप उसको पकड़कर नैतिक पाठ की सीख आप उसको नहीं दोगे कि कानूनन ये अपराध होता है, चोरी नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्या करोगे? उसे पकड़ोगे और कानून के हवाले यानी पुलिस के हवाले करने की कोशिश करोगे। अब चोर क्या करेगा? अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, और इस धरपकड़ में जो है वो आप पर हमला करेगा और आप उस पर प्रति हमला, पलटवार या फिर उसे रिटेलिएट करोगे।
अब यहाँ पर हिंसा तो दोनों ने की है ना, चोर ने भी आपकी पिटाई करने की कोशिश की और वहाँ से भागने की कोशिश की, और आपने भी अपने डिफेंस के तहत उस पर हमला कर दिया, प्रति हमला कर दिया। अब ये हमला किसका जायज़ है और किसका नहीं, वो देखेंगे। चोर जो है उसने भी शारीरिक हिंसा आपके साथ की, लेकिन चोर का जो इंटेंशन था वो चोरी करने का था और वहाँ से भाग जाने का था। इसीलिए अगर उसने भी अपने डिफेंस में ये हमला किया है तो वो कानूनन दंडनीय है, और अगर आप अपने डिफेंस के लिए उसको रिटेलिएट करते हो तो आपकी की हुई शारीरिक हिंसा उस चोर पर दंडनीय नहीं होगी, ये दया पात्र होगी, यानी आपको कोर्ट माफ कर देगा। चोरी करना अपराध है और फिजिकल असॉल्ट यानी फिजिकल अटैक भी कानूनन अपराध है। आप ज़रा ये सोचते हैं कि अगर ये फिजिकल अटैक, शारीरिक हिंसा दंडनीय नहीं होती तो क्या होता। लोग चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त लोगों की पिटाई करते, उनके हाथ के जो घूंसे हैं वो एंगेज रहते किसी न किसी को थप्पड़ मारने के लिए। कोई कहता कि इसने मेरे साथ रूडली बात की, इसने मुझे देखकर मुंह टेढ़ा कर दिया, इसने मुझे ऊंची आवाज़ में बात कर दी, इसने मुझे चिल्लाकर बात किया, इग्नोर किया, मुझे देखकर नाराज़गी व्यक्त की, तो मैंने उसे पीट डाला। अगर ऐसा होता तो हमारे शहर के जो नदी नाले हैं वो खून से भरे हुए मिलते, समाज में खून खराबा और हिंसा यानी वॉयलेंस बढ़ जाती। इसीलिए फिजिकल अटैक एक लीगल ऑफेंस है। So the law would never gives us liberty to box people ear. फिर सवाल ये उठता है, असभ्यता या फिर असभ्य वर्तन करना कानून की नज़रों में ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से कानून आपको फिजिकल अटैक करने की लिबर्टी छूट नहीं देता, उसी तरीके से वह असभ्य आचरण, असभ्य बिहेवियर का भी सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता। लेखक आगे कहते हैं कि हम चाहे तो सिविल बन सकते हैं या अनसिविल, यानी सभ्य बने रहे या असंस्कृत या असभ्य बने रहे। कानून हमें किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं देगा और ना ही किसी सभ्य बने रहने का कोई रिवॉर्ड हमें देगा। लेकिन ज़रा सोचो, समाज में जो व्यक्ति असभ्य है, जो अनसिविल्ड होते हैं, उन्हें हम किस तरीके की सज़ा देते, क्योंकि कानून में तो कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि इन्हें दंडित किया जाए, इन्हें सज़ा दी जाए क्योंकि ये असभ्य है। फिर हम समाज के लोग जो है अपने तरीके से उन्हें सज़ा देने की कोशिश करते हैं, और वो सज़ा क्या होती है, हम सिर्फ उन्हें एक टैगलाइन दे देते हैं, जैसे ये बदतमीज़ है, इल मैनर्ड है, असभ्य है, रूड है या कुछ और, बस इतनी ही सज़ा देकर हम उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। कानून हमें कंपल्शन नहीं करता, किसी भी प्रकार का कंपल्शन, किसी भी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती हम पर नहीं करता कि तुम हमेशा सभ्य बने रहो। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू इन शब्दों का इस्तेमाल करो, चिल्लाकर बात मत करो। अगर आप पुरुष हो तो आप लंबे बाल ना रखो, अपनी जो मुस्टैची है यानी जो आपकी मूछें हैं उन्हें सफाचट मत करवाओ यानी वैक्स मत कराओ। अगर आप कोई महिला हैं तो छोटे बाल मत रखो और कलर तो बिल्कुल मत करो। कानून आपकी इन छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी नहीं करेगा। अगर सोचो, इन छोटी छोटी चीज़ों में अगर कानून दखलंदाजी करता तो हमारा देश लोकतंत्र नहीं, जनतंत्र नहीं, बल्कि एक तानाशाह माना जाता। The law does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation, and there is no allowances for moral and intellectual damages in these matters. Physical attack is punishable. It is something not in accordance with the accepted standards or rules. So it's felonious. But the emotional, mental, and intellectual damages are not chargeable. अब ये शारीरिक हिंसा तो हमें पता है क्या होती है, शरीर पर घाव नज़र आते हैं, बट ये इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस क्या है, यानी ये बौद्धिक, मानसिक और भावनिक प्रताड़ना क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है और इसका अंजाम क्या होता है। आप इन तीनों शब्दों का एक, जैसे मैंने कहा, इमोशनल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, आप इसको सिंपल भाषा में बुलिंग या हरासमेंट भी कह सकते हो। जैसे स्कूल में किसी बच्चे को एकदम अलग थलग कर दिया जाता है और झुंड बनाकर उस पर अलग अलग तरीके से अटैक किया जाता है।
या फिर कॉलेजेस में भी आप रैगिंग के मसलों को जानते हैं। इतनी हद तक उस इंसान को हरास किया जाता है कि वो बंदा या वो बंदी जो है डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप को खुद नकारा समझने लगती है या समझने लगता है, और कुछ कुछ केसों में जो है ये डिप्रेशन वाली चीज़ें जो है सुसाइड तक पहुंच जाती है। अब थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ती हूँ। ये जो मसले होते हैं ये ऑफिसेस या वर्क प्लेस में भी होते हैं। हर एक स्ट्रीम में ये हरासमेंट चलता है, चाहे वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, या फिर कोई ऑफिस हो। हर एक सेक्शन में, हर एक जगह पर आपको ऐसे केसेस मिले कि कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति को आइदर फिजिकली हरास कर रहा है, बौद्धिक रूप से उसकी प्रताड़ना हो रही है, या इमोशनली या मेंटली उसको अटैक किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपमानित करना किसी को बार बार, या फिर आपकी किसी की कैपेबिलिटी या प्रेजेंस को इग्नोर करना, उस व्यक्ति को नीचा दिखाना, डिमीन करना, और उस चीज़ को अंजाम देने के लिए उस पर ब्लेम करना, तरह तरह के आरोप लगाना, उसकी पब्लिक और प्राइवेट चीज़ों पर गॉसिपिंग करना, उसके काम का श्रेय, जो उसने अच्छा काम वो कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके काम का श्रेय यानी उसके काम का क्रेडिट किसी और को दे देना या अपने नाम कर लेना, या उस जो व्यक्ति जब बात करता है तो उसकी बातों को अनसुना कर देना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखना ताकि आप आगे ना बढ़ सको। यानी ये जो लोग होते हैं ना जो हरास करते हैं, वो बड़े ही माहिर किस्म के इंसान होते हैं। यानी ये पर्सनली तो आपके साथ बड़े मीठे बने रहेंगे, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो तुरंत पब्लिक जो लोगों के सामने जो है वो बदल जाता है तुरंत। यानी ये शेर बनने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, ये मेरे ख्याल से तो ये किसी एक, शायद ही कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, अकेला व्यक्ति करता होगा। मेरे ख्याल से तो ये एक झुंड होता है, इसके पीछे एक मानसिकता होती है जिसके तहत ये मैकेनिज़्म जो है, ये मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल हरासमेंट के जो मैकेनिज़्म है वो चलती है। अब बताओ, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हैं उनमें से कौन सी चीज़ को लेकर आप अदालत के दरवाजे खटखटाओगे? कौन सी चीज़ को आप साबित कर सकते हो? हम नहीं जा सकते, हम अदालत के दरवाजे इन मसलों के लिए नहीं खटखटा सकते अनलेस अनटिल इट बिकम्स समथिंग मेजर। इसमें से जब तक कोई क्राइम नहीं होता है तब तक हम अदालत के दरवाजे नहीं खटखटा सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट प्रूव दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके साथ हो रही है। शरीर पर लगा घाव आप दिखा सकते हो, आप साबित कर सकते हो, लेकिन मन और आत्मसम्मान पर लगा हुआ जो घाव है उसे आप नहीं दिखा सकते। फिर आप क्या करते हो कि आप किसी थर्ड पर्सन को एज ए मेडिएटर, एज एक मध्यस्थ की तरह साथ ले आते हो और उससे गुजारिश करते हो कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, मसला सॉर्ट आउट नहीं होता है। इवन वर्क प्लेसेस पे आप जो अधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती है, उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हो, और पता चलता है बाद में कि ये जो जिससे मैं गुजारिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ न्याय की, वो भी एक रंगा सियार है। यानी ये भी उसी झुंड का एक व्यक्ति है, या फिर उसी सोच से वो मान्यता रखता है। अब क्या करोगे? अब आप ये जो जंग है, यानी एक तरफ सारे लोग और दूसरी तरफ आप अकेले, ये जो जंग है ना, ये आप अलग तरीके से लड़ने की कोशिश करते हो। आप नहीं चाहते हो, जो संस्कारी लोग होते हैं ना, कभी भी जो संस्कारों का पालन करते हैं, जो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम भी उसी लेवल पर गिर कर उसको वैसा ही जवाब दें। वो कतई नहीं चाहते, एटलीस्ट शुरुआती फेज़ में तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। फिर वो ये फाइट जो होती है, ये जो संघर्ष, ये जो स्ट्रगल है, वो मोरालिटी के ग्राउंड पर लड़ने की कोशिश करते हैं। बिकॉज वी रियलाइज दैट वी लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन टू फाइट ऑन द ग्राउंड ऑफ आवर वर्च्यूज, आवर मोरालिटी, और यही जीवन का सार है। So likewise we tend to see or judge such matters through the lenses of morality, which is our main focus.
We'll come to this point again at the end of this video, as morality is the only way to live the life. अब सवाल ये उठता है कि जिसे इस मानसिक, भावनिक और बौद्धिक प्रताड़ना से होकर गुजरना पड़ता है, क्या वो इग्नोरेबल है, क्या वो नेग्लिजिबल है, उस व्यक्ति का कितना नुकसान होता होगा। तो वो तो पहले तो एक कश्मकश में फंस जाता है कि मैं कैसे रहूं, बिल्कुल डेविल बन जाऊं इस व्यक्ति की तरह, उसी के लेवल पर बदतमीज़ होकर, असभ्य होकर उसका बदला लूं, या उस तरीके से मैं संघर्ष करूं, या अपने वर्चूज से अपनी जो अच्छाई है उसको बरकरार रखने के लिए मैं चुपचाप से इस लड़ाई को लड़ता रहूं। ये जो डैमेजेस हैं जो मानसिक और भावनिक प्रताड़ना से होते हैं, ये असल में नेग्लिजिबल या इग्नोरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का नुकसान उस केसेस में या फिर ऐसे मसलों में भयंकर होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है, और उसके बाद वाली फेज़ जो है वो कुछ लोग सरवाइव कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। बेसिकली यहाँ पर लिफ्टमैन के साथ भी यही कुछ होता है कि उसे रिस्पेक्ट ना मिलने पर वो पैसेंजर पर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और वहाँ पर हाथापाई हो जाती है। यानी पैसेंजर बदतमीज़ था इसलिए लिफ्टमैन भी बदतमीज़ हो गया। और हमारे सामने अंजाम है कि मैंने पहले ही कहा है कि जब आप निगेटिविटी का बदला निगेटिविटी से दोगे तो परिणाम जो है काफ़ी भयंकर होगा। उसमें से कोई भी साबित नहीं कर सकता है, कुछ हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू कहने के लिए किसी चीज़ की कानूनन पाबंदी नहीं है और ना ही उससे जवाबदेही है। कानूनन कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन संस्कारों से हमें जवाबदेही होती है। इसी वारदात को हम दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे लिफ्टमैन ने अपना गुस्सा पैसेंजर पर ना निकाला होता तो शायद वो लिफ्टमैन शाम को घर जाकर अपने वाइफ पर निकालता, और ये जो वाइफ है कॉन्सिक्वेंटली अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देती या अपने बच्चे पर निकालती, और बच्चा जो है अपना गुस्सा अपने खिलौने पर या बाहर घूम रहे आवारा जानवरों पर निकालता। और अक्सर ऐसा ही होता है, किसी का गुस्सा किसी और पर निकल जाता है। इसी चीज़ को समझने के लिए राइटर ने सर एंथनी एब्सोल्यूट का एक एग्जाम्पल दिया है। सर एंथनी एब्सोल्यूट कैप्टन एब्सोल्यूट के बॉस होते हैं, और एक दिन वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं तो अपनी भड़ास जो है वो कैप्टन एब्सोल्यूट पर निकाल देते हैं। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो कैप्टन एब्सोल्यूट पर निकाल देते हैं। अब कैप्टन एब्सोल्यूट जो है एंथनी एब्सोल्यूट पर अपना गुस्सा, जिससे उसे गुस्सा आया हुआ है, उस पर ना निकालते हुए वो अपने कर्मचारी, अपने सबॉर्डिनेट पर, यानी जो होता है फैग, उस पर निकालते हैं। और ये जो फैग है ये अपना गुस्सा पेज बॉय यानी उसका सबॉर्डिनेट होता है उस पर निकालता है। यानी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो कि किसका गुस्सा किस पर निकल रहा है, किसी और का गुस्सा किसी और पर। प्रोबेबली इस पैसेंजर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसे अपने बॉस से जब फटकार लगी थी या उसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा हो, इसीलिए पैसेंजर गुस्सा हुआ और उसने लिफ्टमैन पर गुस्सा निकाल दिया। अब ये सोचो कि बॉस को ऐसा क्या हुआ था, वो किस बात से नाराज़ थे? तो वो इस बात से नाराज़ थे क्योंकि उसे अपने पत्नी ने उसे फटकार लगाई थी। अब पत्नी को क्या हुआ था, वो किस बात से नाराज़ थी? तो उसे उसके हाउसमेड या फिर कुक, बावर्ची ने उल्टा जवाब दे दिया था। यानी ज़रा सोचो, लिफ्टमैन तक हम जो पहले ही पैराग्राफ में पहुँचे हैं, अब इसी मैटर को हम थोड़ा सा उल्टा यानी उल्टे ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि सारा जो क्रेडिट है इस चीज़ का, यानी ये जो कुछ भी मसला हुआ है उसके लिए ज़िम्मेदार असल में हर एक है। यहाँ पर हर एक फेज़ पे आपको एक अपराधी छुपा हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये शुरुआत होती है हाउसमेड से। हाउसमेड उस वाइफ को, अपनी मालकिन को उल्टा जवाब दे देती है। अब वो मालकिन जो किसी की पत्नी है, वो पत्नी क्या करती है, वो पति पर गुस्सा निकाल देती है। पति जो है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर निकालता है, और वो सबॉर्डिनेट जो है, वो कर्मचारी जो है, जो लिफ्ट से यात्रा कर रहा था, जो हमारा बिगड़ेल मिजाज वाला पैसेंजर, वो लिफ्टमैन के ऊपर
निकाल देता है। और लिफ्टमैन क्या करता है, उस व्यक्ति के ऊपर, उस बिगड़े मिजाज पैसेंजर के ऊपर अगेन अपना गुस्सा निकाल देता है। तो देखा किसका बोझ किसके कंधों पर रखा जा रहा है। राइटर सेज दैट वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स। हम अपने बिगड़े मिजाज की वजह से समाज को भी बिगड़ेल तरीके से संक्रमित करते हैं, और ये ख़राब बिहेवियर किसी कानूनन अपराध से भी भयंकर साबित हो सकता है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर की झांकी भी काफ़ी है कि औरत की स्थिति घर पर, कई घरों पर क्या है। एक वेल नेचर्ड हस्बैंड जिसकी जो छवि है समाज में, जिसकी जो इम्प्रेशन है समाज में, वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ज़रा उसके घर में अगर हम झांक कर देखेंगे तो वो अपना सारा गुस्सा, जो समाज में वो अपमानित होता है या हर किसी से या फिर कुछ लोगों से वो प्रताड़ित होकर आता है, तो जो उसके आत्मसम्मान पर चोट लगी हुई होती है, वो कैसे उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, कैसे संतुलित या कैसे बैलेंस करने की कोशिश करता है अपने अहंकार को। वो घर आता है और अपनी बीवी को खूब पीटता है, उसके साथ शारीरिक हिंसा करता है, और उसे इतना पीटा जाता है, इतना शारीरिक घाव दिए जाते हैं कि हरे नीले काले घाव उसके शरीर पर पड़ जाते हैं। तो दूसरी तरफ एक ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं समाज में जो अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार से ज़ख्मी नहीं करते, यानी उसके साथ शारीरिक हिंसा नहीं करते, शरीर पर एक चोट भी उसके लगने नहीं देते हैं, लेकिन ये घाव उसे मन पर और उसके बुद्धि पर देने की कोशिश की जाती है। यानी एक चलती फिरती लाश बनकर ये महिलाएं रह जाती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी पत्नियों को या फिर ऐसे लोगों को, यहाँ पर पत्नी का एग्जाम्पल दिया है इसलिए हमने यहाँ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक एग्जाम्पल देखा है, अदरवाइज कुछ पति भी पीड़ित होते हैं, और हम जनरली लोग कहेंगे इस केस में कि ये जो लोग होते हैं जिन पर शारीरिक हिंसा नहीं होती, लेकिन इनको बौद्धिक रूप से, मानसिक और भावनिक रूप से शहीद कर दिया जाता है, यानी ये चलती फिरती लाश बनकर रह जाते हैं। पहले एग्जाम्पल में पत्नी अपने शारीरिक घाव, अपने शरीर पर लगी हुई चोटों को दिखा सकती है, सिंपैथी ले सकती है और उसे जस्टिस भी मिल जाएगा, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में मन पर और आत्मसम्मान पर लगी हुई चोट ये पत्नी या फिर ऐसे लोग नहीं दिखा सकते हैं, तो न्याय की गुंजाइश ही कहाँ है। तो कैसे निपटे ऐसे इंटेलेक्चुअल इमोशनल डिस्ट्रक्शन से, हरासमेंट से? दुहाई दे ऐसे लोगों को धर्म की, कि हमने धर्म में इंसानियत और संस्कार सीखे हैं, तुम मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, या फिर धमकी दे कानून की कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया या फिर मुझे रिस्पेक्टफुली नहीं रखा या मुझसे रिस्पेक्ट तरीके से बदतमीज से पेश नहीं आए, तो मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा या देख लूँगी। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, हमारे वर्च्यूज़, हमारे नैतिक मूल्य ये बहुत मायने रखते हैं। अगर हम इनका पालन करें उचित रूप से, तो आपसी संबंध हमेशा अच्छे तरीके से बने रह सकते हैं और इनका मेलजोल बढ़ सकता है और कड़वाहट कम हो सकती है। जैसे मशीन होती है, उसे पीरियोडिकली मेंटेनेंस और ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मशीन एक बार ख़राब हो जाती है, फिर आप चाहे लाख उसको रिपेयर करते रहो, लेकिन ये मशीन उतनी प्रोडक्टिविटी या फिर उतनी इफ़िशिएंटली नहीं चलती है। ठीक वही हश्र हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे संबंधों का होता है। एक बार अगर ये रिश्ते टूट जाते हैं या उनमें कोई कड़वाहट आ जाती है, तो आप लाख पैचअप कर लो, लाख आप पैचअप करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो मधुरता आप वापस नहीं ला सकते हो उन संबंधों में। और इसी के चलते यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल और एक देना चाहती हूँ, रहीम के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। इसमें साफ साफ कहा हुआ है कि संबंधों को, आपसी मेल जोल को आसानी से टूटने मत दो,
क्योंकि अगर ये टूट भी जाते हैं और उसे आप लाख जोड़ने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट मन में खलती रहती है। इसीलिए ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, प्लीज़, हमें पता होता है कि वो हमें सर्विस दे रहा है तो वो पेड़ है। हम दुकान में जाते हैं या फिर अगर आप सच में संस्कारी हो तो वेजिटेबल वेंडर के पास भी अगर आप जाते हो सब्ज़ी लेने, तो वो सर्विस जो देता है ना, उसके बदले में हम उसे, या फिर वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके बदले में हम उसको थैंक यू कहते हैं। ज़रूरत तो नहीं होती है, किसी ने आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, लेकिन ये संस्कार का भाग है। आप उसकी सर्विस को नोटिस कर रहे हो और आप उसके सर्विस से खुश हो, ये इस बात का एक द्योतक है, ये इस बात की एक निशानी है कि आपके जीवन में उसके दिए हुए सर्विस का मान है और उस व्यक्ति का भी मान है। सॉरी बोलो अगर आपकी गलती है, अगर आपके झुकने से उन संबंधों में कोई कड़वाहट नहीं आती है तो झुको। झुकने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। किसी की बात मान ली तो क्या आप छोटे हो जाओगे? नहीं होते हो। प्लीज़ कहना सीखो। हर वक्त रूडली, हर वक्त अरोगेंटली अगर आप पेश आओगे किसी के साथ तो आप बड़े नहीं होते हो सकता है कि आपसे लोग डरें, लेकिन वो दहशत जो होती है ना, वो जो डर होता है ना, वो दहशत से बना हुआ होता है। आप जितने अच्छे रहोगे, आप भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक अदब से डर पैदा कर रहे हो। लोग आपकी अच्छाई से डरेंगे, ना कि आपकी बॉसिंग से। तो ये सीखने और समझने की बात है। रहीम के दोहे में भी हमने ये पढ़ा, हमारे मजहबी जो किताबें होती हैं उनमें भी हमें यही सिखाया जाता है, इंसानियत का धर्म, नैतिक मूल्य हमारे जीवन में कितने मायने रखते हैं। और अंत तक, यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके अंत तक ये संस्कार ही होते हैं जो उसे बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 ऑन सेइंग प्लीज़ का मैं ख़त्म करती हूँ और अगले वीडियो में हम दूसरा एग्ज़ाम्पल यानी बस कंडक्टर का एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।